दोस्तों, मामूली जंक्शन से लगभग 17 मील बसा है मेरा गांव जोगीगढ़। हमारे गांव की एक बात जो आपको सबसे अजीब लगेगी वो ये है कि रात के वक्त अगर गांव के घर किसी भी घर का दरवाजा खुला हुआ रह गया तो अगले दिन उस घर से अर्थी निकलती है। मतलब कि उस घर के परिवार में किसी न किसी की मौत हो जाती है। गांव वालों का मानना है कि इन रहस्यमय मौतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव की लाली दादी का हाथ है, जिसे कुछ गांव वाले चुड़ैल तो कुछ डायन कहकर पुकारते हैं। पर हैरानी वाली बात यह है कि आज तक गांव वालों ने लाली दादी को देखा ही नहीं, जबकि वो रहती गांव में ही है। लाली दादी का खौफ इस कदर है कि दिन के वक्त भी गांव वाले लाली दादी के घर के दरवाजे के सामने से भी गुजरने से कतराते हैं। वो क्या है कि गांव के कई लोग लाली दादी के घर के सामने से लापता हो गए थे, और जब कुछ लोग हिम्मत जुटा के लाली दादी से बात करने के लिए उसके घर गए तो फिर वो भी कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी भी किसी ने लाली दादी के दरवाजे पर कदम रखने की हिमाकत ही नहीं की, और तब से अब तक लाली दादी का डर सभी गांव वालों के जहन में बरकरार है। हालांकि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि जो कहानी हम लोग सुनते आ रहे थे उसमें जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसका दोषी गांव वालों ने लाली दादी को ठहराया हो। हालांकि मैं और मेरे गांव के दोस्त यार अक्सर लाली दादी के घर के पास से गुजरते थे, पर कभी भी हम में से किसी के मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि एक बार लाली दादी का दरवाजा खटखटा दें। उल्टा हम लोग वहां से गुजरते वक्त खामोशी इख्तियार कर लेते थे और दबे पांव गुजर जाते थे। शायद बचपन से हमारे घर वालों ने जो हमारे दिमाग में लाली दादी को लेकर डर का बीज बोया था, उसका ही नतीजा था कि अब 15 साल की उम्र होने पर भी उतना ही डरते हैं जितना 5 साल की उम्र में डरा करते थे। खैर, इन सब किस्से कहानियों और मौज मस्ती के साथ जिंदगी बीतती रही कि इसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मुझे ना चाहते हुए भी लाली दादी के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मेरे सिर आन पड़ी थी, जिसके चलते मैं उस दहलीज पर खड़ा था जहां से अभी तक कोई वापस नहीं लौट पाया था। और क्या हुआ जब मैं लाली दादी से पहली बार मिला, तो आइए मैं आपको अपने जीवन का सबसे रोमांचक किस्सा बहुत ही अच्छे से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जीत है और अभी मेरी उम्र 35 साल की है, और ये घटना आज से करीबन 20 साल पहले घटी थी, जब मेरी उम्र महज 15 साल की थी। तो हुआ कुछ यूं था कि उस रोज मैं अपने चाचा को भदोही रेलवे स्टेशन छोड़ने गया हुआ था। उनकी ट्रेन यही कोई 7 बजे की थी। मैं चाचा को लेकर स्टेशन पर वक्त पर पहुंच तो गया था, पर स्टेशन पहुंचते पहुंचते मौसम ने करवट बदल ली थी। मतलब कि अब आसमान को गड़गड़ाते काले बादलों ने ढक लिया था। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी, और जब आसमान को घेरे बैठे काले गड़गड़ाते बादलों ने बरसाना शुरू किया तो फिर वो रुके ही नहीं। चाचा जी तो अपनी 7 बजे वाली ट्रेन से रवाना हो गए, पर मैं स्टेशन पर ही फंस गया था। समय बीतता रहा, पर बादलों के रुख में जरा सी भी नरमी नहीं आई। वो पूरे जोर शोर से बरसते ही जा रहे थे। एक वक्त के बाद तो मुझे भी लगने लगा कि आज की रात यहीं स्टेशन पर ही काली होगी। पर जब 10 बजे के करीब मूसलाधार बारिश बूंदाबांदी में बदली तो मैं फौरन ही बाइक लेकर घर के लिए निकल गया। पर जब मैं बाइक लेकर गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो मुझे ध्यान आया कि आगे ढलान पर तो अब तक पानी भर गया होगा। ऐसे में ढलान के रास्ते जाना ठीक नहीं होगा, लिहाजन मैंने बाइक को गांव वाले बहियार वाले रास्ते की ओर ले लिया। गांव का ये रास्ता वैसे तो अब कोई दिन के वक्त भी नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि ये रास्ता उस बस बिट्टे से होके गुजरता था जहां रात को बच्चों के चीखने की, चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। गांव वालों का मानना है कि ये आवाज़ें गांव के उन बच्चों की हैं जिन्हें यहाँ पर दफन किया गया है। दरअसल जो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं या फिर किसी बीमारी और दुर्घटना के चलते उनकी मौत हो जाती है, उन्हें गांव वाले यहीं बस बिट्टे की ज़मीन में दफन कर देते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। खैर, मेरे मन में भी थोड़ी बेचैनी इसी बात को लेकर बनी हुई थी, और जैसे जैसे बस बिट्टा वाली जगह करीब आ रही थी तो मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और जैसे मेरे कानों में बच्चों की आवाज़ आई तो वैसे ही मेरे अंदर का डर मेरे पर हावी हो गया। डर के हावी होते ही मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, पर वहाँ से जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में मैं ये भूल गया कि बारिश के चलते पूरा रास्ता गीला और फिसलनदार हो चुका है, और इसी भूल के चलते
कुछ आगे जाते मेरी बाइक फिसल गई और मैं बाइक से बुरी तरह से नीचे गिर पड़ा। वो तो गनीमत थी कि मुझे गंभीर चोट नहीं आई और मैं फौरन ही उठा और अपने बाइक को उठाने के लिए बाइक की तरफ भागा। अभी मैं बाइक की तरफ भाग ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के दूसरी तरफ बस पिट्टे के बीच एक औरत पर गई, जिसके इर्द गिर्द बहुत से नन्हे बच्चे खेल रहे थे। वैसे तो उस रात के अंधेरे में मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो बच्चे जो उसके इर्द गिर्द खेल रहे थे उनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही थी। अभी मेरी नज़रें उनकी तरफ ही थी कि तभी उन बच्चों में से कुछ बच्चे मेरी ओर देखने लगे। उन्हें मुझे घूरता हुआ देखकर मैं थोड़ा सा सकपका गया और जब वो बच्चे मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगे तो मेरा दिल ही बैठ गया, क्योंकि मैं ये तो जानता ही था कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ऊपर से मुसीबत ये थी कि अब मेरा शरीर और दिमाग अलग अलग काम कर रहे थे। मसलन मेरा दिमाग वहाँ से भागने को कह रहा था, पर वहीं मेरा शरीर अब पत्थर की भांति जम सा गया था। इसी बीच वो औरत जो उन बच्चों के बीच बैठे उनके साथ खेल रही थी, अब वो अचानक उन बच्चों को पकड़ पकड़ कर जमीन में गाड़ने लगी और उन बच्चों की हंसी अब रोने और चीख में बदल गई। देखते ही देखते उस औरत ने एक एक करके सभी बच्चों को जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। जहां वो औरत बच्चों को जमीन में गाड़ने में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर वो सारे बच्चे अब डर के मारे उस औरत से दूर भागने में लगे थे। बच्चों को छितर बितर होता देख वो औरत आपा खो बैठी और अब बच्चों को जमीन में गाड़ने की जगह उन्हें अपने पैरों से कुचलने लगी। उस औरत की हैवानियत देखकर मेरी भी रूह कांप उठी। उस वक्त डर का आलम यह था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसरने लगा था और देखते ही देखते मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उसी रास्ते के किनारे लेटा हुआ था। मेरे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। मैं होश में आते ही उठा और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, पर जब मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसके चलते मुझे बाइक को धकेलते हुए ही घर तक लाना पड़ा। घर पहुंचते ही घर वाले जो मेरी चिंता में परेशान बैठे हुए थे मेरे को देखते ही भड़क उठे, पर मेरी दुर्दशा देखकर उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। फिर जब मैंने उन्हें बीती रात का सारा लेखा जोखा सुनाया तो अचानक ही उनके चेहरे पर सिकन आ गई। उनके चेहरे से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। खैर उस वक्त तो मैं नहाने चला गया, पर जैसे जैसे दिन ढलता गया मेरे घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई। जबकि मैं ठीक ठाक ही था, पर मेरे घर वालों के चेहरे पर सिकन जो की तो छाई हुई थी। फिर जब रात के 1 बजे तो अचानक मुझे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई, जिसके चलते मैं बहुत ही घबरा गया। आनन फानन में मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने मेरी खून की उल्टी पर कंट्रोल पा लिया, पर उन्हें अपने जांच में खून की उल्टियों की वजह नहीं मिली, क्योंकि मेरी सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर अगली सुबह मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई और मैं घर पर आ गया, पर अब मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। साथ ही अब मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैं अपनी चारपाई पर आंखें मूंदे अपने आसपास जमा लोगों की बातें सुनने में लगा था, जो कह रहे थे कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। और जब रात को यही बात मेरे पिताजी ने रोते हुए कहा तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फिर जब मेरे पिताजी ने बताया कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि गांव की ही लाली दादी है, जिसका खौफ सालों से गांव वालों पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब तक जो मैंने लाली दादी के बारे में सुना था वो वाकई सच था। मेरा मरना तो तय था ही, इसलिए मैंने एक फैसला लिया लाली दादी से मिलने का। वैसे तो पहले मेरे घर वाले मेरे इस बेतुके फैसले पर राजी नहीं हुए, पर जब मैंने ये कहकर उन्हें राजी कर लिया कि क्या पता लाली दादी मेरे को बकस दे, हालांकि इसकी गुंजाइश भी ना के बराबर ही थी, पर मरता क्या नहीं करता वाला हाल था मेरा। खैर घर वालों की रजामंदगी के बाद मैंने अपने दोस्तों को बुलवाया ताकि वो मुझे लाली दादी के घर के दहलीज तक छोड़ दे। हालांकि वो भी ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर वो मेरे जिद्दी स्वभाव से अच्छे से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने मुझे लाली दादी के दहलीज पर छोड़ दिया। और मुझे आखिरी बार गले लगाने के बाद मेरे दोस्त आंखों में आंसू लिए लौट गए और मैं उनके जाते ही लाली दादी को आवाज़ देने लगा, पर मेरे कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी लाली दादी की ओर से कुछ जवाब नहीं मिला। एक पल को तो मुझे लगा कि उस घर में कोई है ही नहीं, पर जब अचानक ही दरवाज़ा खुला और अंदर से मेरा नाम पुकारते हुए कहा, अंदर आ जाओ जीत। ये पुकार सुनते ही मैं उस घर में दाखिल हुआ
और उस घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र चूल्हे के आग के पास बैठी एक औरत पर गई जो चूल्हे पर कुछ पका रही थी। अब उस औरत पर नज़र पड़ते ही मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लाली दादी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो औरत पीछे पलटी और मेरा नाम लेते हुए कहा, जीत बेटा, बिल्कुल ठीक समय पर आए हो, खाना बस तैयारी होने वाला है। जहां मुझे वो हाथ मुंह धोने के लिए कह रही थी तो वहीं मैं लाली दादी का चेहरा निहारे जा रहा था। दरअसल लाली दादी हमारी सोच से बिल्कुल परे थी। उसका गोरा रंग, लाल गाल, कमल जैसी आंखें, अगर कोई देखे तो देखता ही रह जाए, इतनी खूबसूरत थी लाली दादी। जबकि हमें यही लगता था कि लाली दादी बहुत ही डरावनी खड़ूस बुढ़िया होगी। अभी मेरी निगाहें लाली दादी पर ही ठहरी हुई थी कि तभी लाली दादी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नज़र लगाने आया है क्या? चल हाथ मुंह धो के जल्दी आ। पता नहीं क्यों मैंने लाली दादी की बात मान ली और हाथ मुंह धो के खाने के लिए बैठ गया। मेरे बैठते ही लाली दादी ने गर्मा गर्म पूरी तरकारी परोस दी। लाली दादी मेरा ऐसे सत्कार कर रही थी मानो मैं उनका कोई खास अतिथि हूँ। लाली दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, लाली दादी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी जान लेना चाहती हैं? अभी मैंने इतना कहा ही था कि ना जाने कैसे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आंखों से आंसू बहता देख लाली दादी मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, तुम उस रात बस बिट्टे वाले रास्ते पर रुके ही क्यों? ना तुम वहां पर रुकते, ना उन मुर्दा बच्चों की तुम पर नजर पड़ती और ना ही तुम्हारी जान पर बनती। खैर अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है अपनी जान बचाने का। लाली दादी ने जैसे ये कहा कि अभी भी मेरे पास एक मौका है, वैसे ही मैं लाली दादी को बीच में ही टोकते बोला, कैसा मौका? जिस पर लाली दादी ने कहा कि तुम्हें उन मुर्दा बच्चों के साथ रात भर खेलना होगा। अगर वो तुम्हारे साथ खेलकर खुश हुए तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। अगर तुम उन बच्चों को खुश नहीं कर पाए तो वो बच्चे तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। दोस्तों, ये सुनते मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर उन मुर्दा बच्चों के बीच गया तो जिंदा तो हरगिज नहीं बचूंगा। लाली दादी भी मेरे अंतर्मन को भांप गई थी, इसलिए लाली दादी बोली, हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं होता, तो भी हिम्मत कर, सब ठीक होगा। लाली दादी से कुछ ही देर में अब ऐसा लगाव हो गया था कि मानो वो मेरे खुद की ही दादी हो, और इसी लगाव के चलते मैंने उनसे मदद मांगते हुए कहा, लाली दादी, अगर आप भी चलती मेरे साथ तो मेरा हौसला बना रहता। मैंने अभी लाली दादी से ये कहा ही था कि लाली दादी हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, ठीक है, पर अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो उन बच्चों के साथ तुम्हें भी ज़मीन में गाड़ दूंगी, तो बोलो चलूं तुम्हारे साथ? दादी की इस बात पर मैं कुछ नहीं बोला। मुझे खामोश देख लाली दादी बोली, अब खाना ख़त्म करो, बाकी की बात बाद में करेंगे। फिर खाना ख़त्म करने के बाद जब मैं उठा तो लाली दादी बोली, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब लाली दादी ने ये कहा तो मेरे को बहुत ही तसल्ली मिली, पर मन के एक कोने में ये शंका तो थी ही। खैर इसके बाद लाली दादी और मेरे बीच बहुत सी बातें हुई, और इन बातों ही बातों में जब मैंने उनसे पूछा कि दादी, आपको ये गांव वाले डायन और चुड़ैल क्यों कहते हैं? तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। लाली दादी मेरी इस बात पर मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरी भूख कम हो गई है, नहीं तो जवानी के दिनों में पूरा का पूरा गांव में ख़त्म कर देती थी। ना जाने कितने गांव उस दौरान मैंने वीरान कर दिए। लोग मेरे नाम से भी थर थर काँपते थे। जवानी के जोश में मैंने हद से ज़्यादा कोहराम मचाया, पर अब वो जोश नहीं बचा, इसलिए अब मैं इस घर के चार दीवार में बंद गई हूँ। कभी कभार जब अकेलापन काटने को दौड़ने लगता है तो मैं रात के अंधेरे में मुर्दा बच्चों के साथ खेलने निकल जाती हूँ। अभी लाली दादी अपनी जवानी के दिनों की यादें ताज़ा करने में लगी थी कि इसी बीच मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, लाली दादी, मैंने सुना है कि आज तक जो तुम्हारे घर में आया वो वापस नहीं लौटा, क्या तुमने उन्हें भी मार डाला? मेरे इस सवाल पर लाली दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर जाने लगी। अचानक ही लाली दादी के रुख में आए बदलाव से मैं इस सोच में पड़ गया कि कहीं मैंने कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी, ये सवाल करके। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी लाली दादी मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई। उस कमरे में दाखिल होते ही मैंने देखा कि कमरे की दीवारों से बहुत से लोग चिपके खड़े हैं। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन सभी की सांसें चल रही थी, पर इसके बावजूद भी वो जरा सा भी हिलडुल नहीं रहे थे। यहाँ तक कि उनके कपड़े पर इस कदर धूल जमी थी कि मानो वो बरसों से हिले डुले ही ना हो। अभी मैं हैरानी भरी नज़रों से उन लोगों को ही देख रहा था कि तभी लाली दादी ने कहा, वो जो उस कोने में कुर्सी पर बैठा आदमी दिख रहा है ना, तुम्हें पता है वो कौन है?
लाली दादी के कहने पर जब मैंने उस ओर देखा तो मुझे कुर्सी पर बैठा हुआ कोई दिखा तो जरूर, पर मकड़ी के जालों और धूल के पर्दों ने उसे किसी मिट्टी की मूर्ति में बदल दिया था। इससे पहले मैं लाली दादी से उस कुर्सी वाले आदमी के बारे में पूछता कि तभी लाली दादी ने कहा, ये इसी गांव का दरोगा साहिब है। जैसे ही लाली दादी ने ये कहा कि ये दरोगा साहिब है, तो वैसे मुझे गांव वालों की वो बात याद आ गई जिसमें रुद्र किशोर नाम का दरोगा लाली दादी को हिरासत में लेने के लिए लाली दादी के घर में दाखिल हुआ था और फिर कभी वो बाहर ही नहीं आया। उन लोगों को देखकर ये तो साफ था कि लाली दादी ने किसी को मारा नहीं, पर आखिर इन्हें ऐसे कैद करके रखा क्यों है। जब ये सवाल मैंने लाली दादी से पूछा तो उन्होंने कहा, पहले तुम उन मुर्दा बच्चों से बचकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगी। दोस्तों, इतना बोलकर लाली दादी ने मुझे अपने घर के बाहर छोड़ते हुए कहा, तुम पहले हो जो मेरे घर से बाहर जा रहे हो, पर याद रखना तुम्हें फिर से वापस आना है, पर अपनी मर्जी से। लाली दादी के घर से जिंदा बाहर आने के बाद अब बारी थी उन मुर्दा बच्चों के साथ खेलने की। वैसे तो मुझे इतना अंदाजा हो ही गया था कि उन मुर्दा बच्चों के साथ खेलने के बाद मैं सही सलामत लौट आऊँगा, क्योंकि मुझे लाली दादी की आंखों में मेरे लिए स्नेह दिखा था, जिसका साफ मतलब था कि वो मुझे मरने नहीं देगी। और जब मैं उस बस बिट्टे वाली जगह पर पहुंचा जहां वो बच्चे दफन थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है, क्योंकि वो सभी मुर्दे बच्चे शायद अभी भी जमीन के भीतर ही गहरी नींद में डूबे हुए थे। लिहाजन मैं वहीं पर खड़ा उनके जमीन के अंदर से आने का इंतजार करने लगा। अभी मैं वहीं पर खड़ा खड़ा उन मुर्दा बच्चों का जमीन से निकलने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी मेरे कानों में लाली दादी की आवाज़ सुनाई पड़ी। हालांकि लाली दादी वहां मौजूद ही नहीं थी। फिर जब मैंने लाली दादी की आवाज़ पर गौर किया तो पता चला कि लाली दादी मुझे ये बता रही है कि सबसे पहले मुझे उन जमीन में दफन बच्चों को खोदकर बाहर निकालना है, फिर एक गहरी सांस लेनी है और फिर वो सांस उस मुर्दा बच्चे के ऊपर तब तक छोड़ते रहना है जब तक कि वो मुर्दा बच्चा जिंदा ना हो जाए, और ना ही इस बीच दूसरी सांस लेनी है। दोस्तों, ये सुनते मैंने फौरन उस मुर्दा बच्चे को ज़मीन से खोदकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। और फिर जब देखते ही देखते मैंने बहुत सारे मुर्दा बच्चों को खोदकर बाहर निकाल लिया, तो उन बच्चों को ज़मीन से बाहर निकालने के बाद अब बारी थी उन मुर्दा बच्चों में जान फूंकने की, जो कि सबसे मुश्किल काम था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और उन मुर्दा बच्चों पर छोड़ दिया, पर उन मुर्दा बच्चों में जान ही नहीं लौटी। वहीं अब मेरा दम घुटने लगा था और ऊपर से मैं दोबारा सांस तक नहीं ले सकता था कि जब तक वो मुर्दा बच्चे एक बार में ही जिंदा नहीं हो जाते। कुछ सेकंड में मेरी सांस इस कदर घुट गई थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसरने लगा और देखते ही देखते मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मैं दोबारा होश में आया तो मैंने देखा कि वो सभी मुर्दा बच्चे जिंदा हो गए हैं और मेरे इर्द गिर्द खेल रहे हैं। फिर जैसे उन मुर्दा बच्चों ने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ, तो वो सभी मेरे पास आने लगे और मेरे पास आते ही वो सारे बच्चे मेरे साथ खेलने में लग गए। कोई मेरे बाल खींचने लगा तो कोई मेरे को नोचने लगा। हद तो तब हो गई जब वो सारे बच्चे मिलकर मेरा गला घोटने लगे। पल भर में ही वो बच्चे इस कदर मेरे पर हावी हो गए कि अब मैं बेबस हो गया था। वो मुर्दा बच्चे मेरी रही सही सांसें भी हमेशा के लिए बंद करने वाले थे कि तभी एक बार फिर मुझे लाली दादी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। इस बार लाली दादी ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि एक एक करके सभी मुर्दा बच्चों को दांत काटना शुरू कर दो। जैसे ही तुम उन्हें काटोगे तो वो तुमसे दूर भागने लगेंगे और यही सही मौका होगा उन पर काबू पाने का। उनके डर का फ़ायदा उठाते हुए उसी वक्त तुम्हें उन बच्चों को पकड़कर फिर से ज़मीन में गाड़ देना है, वो भी सुबह होने से पहले ही। दोस्तों, इतना कहने के बाद लाली दादी की आवाज़ आनी बंद हो गई। लाली दादी के कहे अनुसार मैंने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उन मुर्दा बच्चों को काटना शुरू किया कि वो डर के मारे मुझसे दूर भागने लगे, पर मैं नहीं रुका। किसी पागल जानवर की तरह उन मुर्दा बच्चों पर टूट पड़ा और फिर देखते ही देखते मैं उन तमाम मुर्दा बच्चों को काटने के बाद उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया। उन मुर्दा बच्चों को ज़मीन में दफन करने के बाद मैंने गहरी सांस ली और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं अपने घर की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे दांतों में कुछ फंसा हुआ है। खैर, उस वक्त तो मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया, पर जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए, पर वो मेरे करीब नहीं आ रहे थे। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो मेरे घर वालों ने कहा, तुमसे बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही है।
पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि मुझे वो दुर्गंध नहीं आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं उन मुर्दा बच्चों के बीच से होके आया हूँ, इसलिए मुझ में से ये दुर्गंध आ रही है। पर मेरे नहाने धोने के बाद भी मेरे से वो दुर्गंध आती ही रही, तो मेरे लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे इस दुर्गंध के चलते मेरे घर वालों के साथ साथ पूरे गांव वालों का जीना दुश्वार हो गया था, जिसके चलते मुझे गांव छोड़ना पड़ा। पर मुझे जल्द ही ये एहसास हो गया कि मुझे एक बार फिर लाली दादी के दहलीज पर कदम रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं इकलौता था जो लाली दादी के घर से जिंदा बाहर निकला था। पर जैसा कि लाली दादी ने कहा था कि मुझे अपनी मर्जी से उनके घर फिर से वापस आना पड़ेगा, और अब परिस्थिति भी कुछ इस कदर होने लगी थी कि मेरे कदम कई बार लाली दादी की दहलीज की ओर बढ़े, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई दहलीज को लांघने की। दरअसल उस रात जब मैं उन मुर्दा बच्चों के चंगुल से अपनी जान बचा के तो आ गया था, पर मेरे शरीर से लगातार दुर्गंध आ रही थी, और बीतते वक्त के साथ वो दुर्गंध बढ़ती ही जा रही थी। महज कुछ ही दिनों के भीतर भीतर मेरे शरीर के दुर्गंध से मेरे पड़ोसी भी परेशान होने लगे। मेरे घर वाले तो हमेशा ही मुंह पर गीला कपड़ा बांधे रखते। इसी के चलते मैंने अपने आप को अपने कमरे की चार दीवारी में कैद कर लिया, ताकि मेरी वजह से किसी और को कोई तकलीफ ना हो। पर हालत तब बद से बदतर हो गई जब मेरी दुर्गंध के चलते मेरे घर वाले हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे अपना परिवार ही नहीं बल्कि अपना गांव ही छोड़कर जाना पड़ेगा। पर मेरे आगे सवाल ये था कि मैं गांव छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि इंसानों के बीच अब मेरा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसे में मुझे किसी ऐसी जगह का रुख करना था जहां जन आबादी ना हो, और काफ़ी सोचने के बाद मुझे कसोला पहाड़ी का ख्याल आया, जो कि जोगीगढ़ से 7 कोस दूर था, यानी कि यहीं कोई 22.5 किलोमीटर दूर, जहां से कोई गुजरना तक पसंद नहीं करता था। दरअसल कहते हैं कि यहाँ बहुत से लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा गया था, जिसके बाद आसपास के गांव में भूत पिशाचों का डर बैठ गया, और जब अचानक ही लोग रहस्यमय ढंग से मरने लगे तो धीरे धीरे गांव वाले गांव छोड़कर भागने लगे, और आज की तारीख में कसोला की पहाड़ी के आसपास के सारे गांव वीरान पड़े हुए हैं। लिहाजा मैंने वीराने और खामोशी में दफन हो गए कसोला पहाड़ी को अपना ठिकाना बना लिया। एकांत में रहना जहाँ हर वक्त गहरी खामोशी पसरी रहती हो, उस परिवेश में रहना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि किसी जीते जागते इंसान का मुर्दों के बीच रहना। खैर, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लिहाजा मुझे ना चाहते हुए भी अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मेरे घर वाले अब ठीक हो गए थे, पर उन्हें मेरी चिंता हर वक्त लगी रहती थी। वो मेरे लिए हर रोज कसोला हाईवे पर मेरे लिए खाना रख जाते, और ऐसे ही मायूसी से भरी जिंदगी बीती रही थी कि एक रात मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई है, जिसका एहसास मुझे शुरुआत से ही हो रहा था, पर कभी कोई दिखा नहीं, जिस वजह से मैं हर बार इस एहसास को अनदेखा कर देता था। पर आज कुछ अलग था। मुझे ना केवल किसी के होने का एहसास हो रहा था, बल्कि मुझे एक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई कुछ घिस रहा है। फिर जब मैंने अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर से वो आवाज़ आ रही थी, तो कुछ आगे जाते ही मुझे एक बड़े से पत्थर पर कोई बैठा हुआ नजर आया, जिसे देखकर मैं चौंक सा गया। फिर जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैं न पाया कि वो अपने दाहिने पैर पर कुछ रगड़ रहा है। चूंकि मैं अभी भी उससे बहुत दूर खड़ा था, साथ ही रात भी काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से चांद की उस मध्यम रोशनी में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं उसे देखकर थोड़ा डर तो ज़रूर गया था, पर इसके बावजूद मैं जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन। और यही जानने के लिए जब मैंने उसे आवाज़ लगाते पूछा, कौन हो तुम, तो मेरे इतना कहते ही मेरे पीछे से किसी ने बड़ी भारी आवाज़ में कहा, मरेगा तू। ये सुनते ही मेरे पूरे बदन में सिरहंसी कौंध गई, और उसके साथ ही मेरे हाथ पैर भी थरथराने लगे थे। फिर जब मैं आहिस्ते से पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि फिर से वही आवाज़ आई, तू मरेगा इस बार। वो आवाज़ पहले के मुकाबले इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि पल भर में ही मेरा बदन ठंडा पड़ गया। इससे पहले मैं डर के मारे दम तोड़ देता कि मैं वहाँ से सरपट भागा, पर भाग कर भी ज़्यादा तो ज़्यादा कहाँ,
क्योंकि चारों तरफ गहरी खामोशी में लिपटा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में मेरे लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी, पर इसके बावजूद भी मैं बस भागते ही जा रहा था। फिर इसी बीच मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरे ज़मीन पे गिरते ही मैं बेसुध हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो तब तक सवेरा हो चुका था। अभी मेरी आंखें खुली थी कि तभी मैंने देखा कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरे हाथ किसके खून से सने हैं कि तभी मेरी नज़र अपने पैरों पर गई, जो बुरी तरह से छिले हुए थे। यहाँ तक कि अंदर की हड्डियाँ भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर मेरे लिए हैरत वाली बात तो ये थी कि मुझे जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी भी मेरे पैरों से खून बहे जा रहा था। मुझे जल्दी बहते हुए खून को किसी तरह से रोकना था, तो मैंने फौरन ही अपना कमीज खोला और उस पैर के छिले हुए हिस्से पर कस के बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। पर मात्र कपड़ा बांधने से मेरी परेशानी खत्म नहीं होने वाली थी। मुझे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की ज़रूरत थी। लिहाजन मैं किसी तरह वहाँ से उठा और लंगड़ाते लंगड़ाते कसोला पहाड़ी से गांव के बाजार बेलपाड़ा पहुँचा। पर इससे पहले मैं अस्पताल पहुंचता कि मेरी बदन की दुर्गंध ने बाजार में मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। पहले तो मेरे बदन की गंदी बदबू से वो दूर हटने लगे, पर वहीं जब लोग उल्टियां करने लगे तो लोगों में मेरे प्रति खौफ बैठ गया, जिसके चलते वो आक्रोशित हो गए और मुझ पर टूट पड़े। जिसे जो मिला वो उसी से मारने दौड़ पड़ा। मैं उनके सामने हाथ जोड़े अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर बाजार की वो भीड़ मेरी जान लेने पर आमादा थी। इसी बीच मैं एकदम से चीखते बोला, लाली दादी बचाओ, लाली दादी। वैसे तो मुझे ये पता नहीं कि आखिर मेरे मुंह से लाली दादी का ही नाम क्यों निकला, पर जैसे ही लाली दादी का नाम मेरे मुंह से निकला तो वैसे वो गुस्साई भीड़ पीछे हटने लगी। भीड़ को लाली दादी का नाम सुनते पीछे हटता देख मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि अब सिर्फ एक लाली दादी ही है जो मेरी मदद कर सकती हैं। लिहाजा मैं लाली दादी का नाम लेता हुआ लाली दादी के घर की तरफ चल पड़ा। चूंकि मैं बुरी तरह से चोटिल था, जिस वजह से मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, पर मैं किसी तरह चलता रहा और कुछ ही देर में मेरे पैर सुन्न पड़ने लग गए। और जब मैं चलते चलते नीचे गिर पड़ा तो मैंने अपने हाथों का सहारा लिया। अपने आप को घसीटते हुए मैं लाली दादी के दहलीज तक पहुंच गया। लाली दादी के दहलीज पर पहुंचते ही मैंने लाली दादी को आवाज़ देते हुए कहा, लाली दादी दरवाज़ा खोलो। मेरे 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद लाली दादी ने दरवाज़ा खोला। अभी लाली दादी ने दरवाज़ा खोला ही था कि तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं चारपाई पर लेटा हुआ था और लाली दादी सिलबट्टे पर कुछ पीस रही थी। मेरे होश में आते ही लाली दादी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अच्छा किया जीत बेटा, जो तू सूरज ढलने से पहले मेरे पास आ गया, नहीं तो धुन की दीदी तेरी जान ले लेती। अभी लाली दादी के इतना कहते ही मैंने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा, धुन की दीदी ये कौन है? मेरे ये पूछते ही लाली दादी ने कहा, जो तुम्हें कसोला पहाड़ी पर पिछली रात दिखी थी वो मेरी दीदी है, और तुम्हारा ये हाल उसी की वजह से हुआ है। अगर तुम आज की रात मेरे पास नहीं पहुंचते तो तुम्हें धुन की दीदी ठीक वैसी मौत देती जैसी मैंने उन्हें दी थी। लाली दादी की ये कहते ही मैंने चौंकते हुए बोला, क्या आपने अपनी दीदी को मार डाला? पर क्यों? मेरे ये सवाल करते ही लाली दादी बोली, काली शक्तियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। धुन की दीदी भी उन्हीं कुर्बानियों में से एक थी। दोस्तों, अभी लाली दादी अपनी धुन की दीदी के बारे में बता ही रही थी, किसी बीच उनकी आंखें भर आईं और वो एकदम से खामोश हो गईं। फिर कुछ देर के बाद लाली दादी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चल छोड़ इन बातों को, तू जा घर के पीछे वाले कुएं के पानी से नहा ले, तेरे शरीर की दुर्गंध चली जाएगी। लाली दादी की बात सुनने के बाद मैं घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां एक बहुत ही पुराना कुआं था। जब उस कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस गहरे कुएं में बहुत सी रस्सियां झूल रही थी। अभी मैं उन रस्सियों में से एक रस्सी ऊपर खींचने वाला था कि तभी पीछे से लाली दादी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे उन रस्सियों को छोड़, वो देख भरी बाल्टी रखी है तेरे बगल में, जल्दी से नहा के आ, मैं खाना परोस रही हूँ। ये कहकर लाली दादी चली गई और मैंने भी झट से नहा लिया। नहाने के कुछ देर के बाद ही मैंने नोटिस किया कि
अब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि अब मेरे शरीर पर वो जख्म भी नहीं थे जो बाजार की भीड़ और उस धुन की चुड़ैल ने दी थी। इसी बीच जब मैं नहा के लाली दादी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि लाली दादी चूल्हे के पास बैठी किसी चिंता में डूबी हुई है, जिस पर मैंने लाली दादी को आवाज़ देते हुए कहा, लाली दादी क्या हुआ, तुम ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? मेरे इतना कहती लाली दादी ने एक नज़र मेरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुझे सच में जानना है कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ? लाली दादी की ये पूछने पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ दादी। मेरे जवाब देते ही लाली दादी बोली, ठीक है बताती हूँ, तू पहले खाना तो शुरू कर। लाली दादी के ये कहते ही मैं खाना खाने बैठ गया और अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि लाली दादी बोली, मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, पर मेरी नादानी के चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तब की बात है जब हमारा पूरा परिवार जोलपुरा में रहा करता था। वहीं मेरे बाबा की एक छोटी सी चाय पान की दुकान थी। चूँकि बाबा का दुकान जोल स्टेशन के करीबी था, इसलिए हमारी चाय पान की दुकान अच्छी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर बाबा धुन की दीदी के हाथ पीले करने की सोच रहे थे। आखिर धुन की दीदी अब ब्याह के लायक जो हो चुकी थी, पर लाख खोजबीन करने के बाद भी कोई अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था। फिर जब इसी सिलसिले में बाबा को बाहर गांव जाना पड़ा तो दुकान की जिम्मेदारी हम दोनों बहनों पर आ गई। वो शनिवार की रात थी। दुकान पर काफ़ी ग्राहक थे। मैं धुन की दीदी का हाथ बटा रही थी। दरअसल अभी जौल स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस रुकी हुई थी, जिस वजह से दुकान पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। उसी भीड़ में मुझे एक बुढ़िया नजर आई, जिससे वहाँ पर जमा लोग दूर भाग रहे थे। वो बुढ़िया थी भी बहुत ही अजीब। उसके गले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 काले सांप लिपटे हुए थे। साथ ही उसके लंबे लंबे बाल थे जो जटाओं में बदले हुए थे। कुछ देर बाद जब ट्रेन खुली तो ट्रेन के खुलते दुकान की भीड़ भी गायब हो गई, पर वो औरत अभी भी हमारी दुकान के आसपास ही मंडरा रही थी। और उस औरत को हमारे आसपास मंडराता देख जहां मुझे डर लग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर धुन की दीदी को उस औरत पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उस औरत की वजह से हमारे काफ़ी ग्राहक बिना चाय पिए ही जो चले गए थे। अभी धुन की दीदी दुकान बंद करने ही वाली थी कि तभी उस औरत के गले में लिपटे वो तीनों सांप उसके कानों में फुफकारने लगे। सांपों को उस औरत के कानों में ऐसे फुफकारता देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो तीनों सांप उसके कानों में कुछ कह रहे हों। अभी मेरा पूरा ध्यान उस औरत और उन तीनों सांपों पर ही था कि तभी उस औरत ने ज़मीन पर पड़े मिट्टी के ढेले को उठाया और फिर उस मिट्टी के ढेले को मेरी तरफ फेंका। जैसे वो मिट्टी का ढेला मेरे पास आके गिरा तो मैंने नोटिस किया कि उसका रंग बदल गया है। वो मिट्टी का ढेला अब सुनहरे रंग का प्रतीत हो रहा था। फिर जब मैंने करीब से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर पल भर के लिए यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल वो मिट्टी का मामूली ढेला अब एक सोने के ढेले में बदल गया था। मैं यही सोच रही थी कि ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर सच में मिट्टी का ढेला सोने के ढेले में बदल गया है। फिर जब मैंने उस सोने के ढेले को हाथ में लिया तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। अभी मैं उस औरत से पूछ पाती कि उसने ये कैसे किया कि उससे पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। मैंने आसपास भी देखा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। इसी बीच मैंने गौर किया कि धुन की दीदी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जबकि दीदी तो मेरे साथ दुकान पर ही थी। मैं धुन की दीदी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, ये सोच कर कि वो मेरी आवाज़ सुनकर ज़रूर जवाब देगी। पर मेरी आवाज़ लगाने पर धुन की दीदी ने तो आवाज़ ही नहीं दी। पर अगल बगल के लोग मेरी पुकार सुनकर ज़रूर आ गए और जब मैंने उन्हें बताया कि धुन की दीदी कहीं मिल नहीं रही तो वो भी मेरे साथ धुन की दीदी को खोजने लगे। पूरी रात बीत गई पर धुन की दीदी कहीं नहीं मिली। धुन की दीदी के ना मिलने से जहां अम्मा चिंता में अपनी सुध-बुध खोए बैठी थी, तो वहीं पता नहीं क्यों दूसरी तरफ मुझे धुन की दीदी की जरा सी भी चिंता नहीं हो रही थी, मानो मेरा दिल पत्थर का हो गया हो। इसी बीच सोहन काका को धुन की दीदी स्टेशन के प्लेटफार्म पर बेहोशी की हालत में मिली। फिर जब धुन की दीदी होश में आई तो वो अपने चारों तरफ जमा लोगों को देखकर चौंकते बोली, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घेरे खड़े हैं? धुन की दीदी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है, पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। पर अभी मेरा पूरा ध्यान उस सोने के ढेले पर था जिसके बारे में मैंने अभी तक छिपा कर रखा था। पर मेरी दिलचस्पी उस सोने के ढेले में कम और उस बुढ़िया में अधिक थी जिसने मिट्टी के ढेले को सोने के ढेले में बदल दिया था।
उस दिन के बाद मैं पूरा पूरा दिन उस औरत के इंतज़ार में गुजारने लगी, पर पता नहीं क्यों वो दोबारा नहीं आई। दिन गुजरते रहे, पर हर गुजरते दिन के साथ मेरे उस बुढ़िया से मिलने की लालसा बढ़ती रही, जिस वजह से अब मेरा किसी भी कामकाज में जरा भी मन नहीं लगता था। मैं ज़्यादा वक्त जॉल स्टेशन पर बैठी बैठी गुजारती थी, इस उम्मीद में कि वो औरत कभी ना कभी किसी ट्रेन में दिखी जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब एक रात में जॉल स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी उस औरत के बारे में सोच रही थी कि तभी पीछे से मुझे सांप के फफकारने की आवाज़ सुनाई दी। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक सांप फन फैलाए फफकार रहा था। पहले तो अपने पीछे सांप को देखकर मैं डर गई, फिर जब मैंने 2 और सांपों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो ये तीनों वही सांप हैं जो उस रोज उस बुढ़िया के गले में लिपटे हुए थे। अगर सच में वो उसी बुढ़िया के सांप है तो हो ना हो वो बुढ़िया भी आसपास ही होगी। ये सोचकर मैं उस बुढ़िया को ढूंढने लगी, पर मेरे लाख तलाशने के बाद भी वो औरत तो नहीं मिली। पर मैंने देखा कि वो तीनों सांप मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। मैं जिधर भी जाती तो वो तीनों सांप भी मेरे पीछे पीछे चले आते। अभी मैं उन तीनों सांपों का इशारा समझ पाती कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, लाली बेटी, तूने बड़ी देर लगा दी आने में। अब ये सुनते ही जब मैं पीछे पलटी तो वो ही बुढ़िया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मेरे सामने खड़ी थी। इससे पहले मैं कुछ कह पाती कि वो मेरे करीब आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, आने वाले वक्त में लोग तेरी पूजा करेंगे। पर उस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके चलते मैंने उस औरत की बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और मैंने मन में कौंध रहे सवाल को उस बुढ़िया से पूछा, ये बताओ, आपने उस दिन मिट्टी के ढेले को सोने के ढेले में कैसे बदल दिया था। अब मेरे इस सवाल पर वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें भी मिट्टी को सोने में बदलने का राज जानना है तो कल रात 1 बजे यहीं मिलना। ये बोलकर वो बुढ़िया और उसके तीनों सांप मेरे आंखों के सामने से अचानक ही गायब हो गए। उन्हें ऐसे गायब होता देखकर मैं एक बार फिर बहुत चक्की रह गई। खैर उस वक्त मैं घर चली आई और आंखों में सपने संजोए सो गई। फिर जब सुबह उठी तो मुझे इंतज़ार था तो सिर्फ दिन ढलने का, और जब दिन के उजाले ने अंधेरे की चादर ओढ़ी तो मैं भी दबे पांव घर से निकल पड़ी जॉल स्टेशन के लिए, जहां वो बुढ़िया मिलने आने वाली थी। अभी मैं पहुंची ही थी कि तभी 1 बजे वाली ट्रेन मिमोक प्लेटफार्म पर आकर लगी। अभी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी ही थी कि इसी बीच पीछे से वो बुढ़िया आई और बोली, चलो मेरे साथ। और फिर वो उस ट्रेन में चढ़ गई और उसके पीछे पीछे मैं भी। अभी उस बुढ़िया के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ी ही थी कि इसी बीच ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते उस बुढ़िया के गले से लिपटे वो तीनों सांप जो उसके गले में लिपटे हुए थे, वो गले से सरक के उस बुढ़िया की जटाओं में जाके छुप गए। उन तीनों सांपों के जटाओं में छिपते ही उस बुढ़िया ने 3 बार ताली बजाई। उस बुढ़िया के ताली बजाते ही उस डिब्बे में मौजूद सारे मुसाफिर किसी मूर्ति की भांति जम गए। मुसाफिरों के जमते उस पूरे डिब्बे में गहरी खामोशी पसर गई। अभी मैं उस बुढ़िया के पीछे खड़ी उसे ही देख रही थी कि इसी बीच उस बुढ़िया ने एक मुसाफिर के सिर पर हाथ रखा और कुछ बड़बड़ाई। बुढ़िया के बड़बड़ाते ही वो मुसाफिर जो एक हट्टा कट्टा मर्द था वो चील में बदल गया और अगले ही पल ट्रेन की खिड़की से बाहर उड़ गया। अभी मैं इस आंखों देखी पर यकीन कर पाती कि इतने में ही उस बुढ़िया ने और कई मुसाफिरों को अलग अलग जीप में बदल दिया। ये देखकर अब मुझे इसका बखूबी अंदाजा हो गया था कि ये बुढ़िया बहुत ही शक्तिशाली है और मुझे भी इस बुढ़िया की तरह शक्तिशाली बनना था। इससे पहले मैं उस बुढ़िया से अपने मन की बात कह पाती कि वो बुढ़िया मेरे करीब आई और बोली, तू भी इन शक्तियों को हासिल कर सकती है। उस बुढ़िया के ये कहते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट से वो बुढ़िया समझ गई कि मैं इन शक्तियों के उपासक बनने को तैयार हूँ। इसके फौरन बाद ही उस बुढ़िया ने अपने सिर से एक पतली सी जटा तोड़ी और नीचे फेंक दी। फिर उस जटा को अपने पैरों के नीचे रौंदते बोली, जाग जाओ। उस बुढ़िया के ये कहते ही मूर्ति की भांति जमे मुसाफिर एक बार फिर से नॉर्मल हो गए। इसी बीच ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। ट्रेन के रुकते ही वो बुढ़िया ट्रेन से नीचे उतर गई और उसके पीछे मैं भी। मेरे ट्रेन से नीचे उतरते ही उस बुढ़िया ने कहा, अगले 3 महीने मेरे साथ रहकर मेरी मालकिन की उपासना करनी होगी। अगर तेरी उपासना सफल हुई तो उसके अगले 6 महीने के भीतर तू मेरे से ज़्यादा शक्तियों की मालकिन बन जाएगी।
अब तक मेरे सिर पर शक्तिशाली बनने का भूत सवार हो चुका था, लिहाजा मैं उस बुढ़िया के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। मेरे हामी भरने के बाद वो बुढ़िया मुझे एक बड़ी गुफा में ले गई जहाँ पर वो रहती थी। उस गुफा के काफ़ी भीतर एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसे वो मालकिन कहती थी। उस बड़ी सी मूर्ति के चारों तरफ दहकते हुए अंगारे फैले हुए थे और उन्हीं दहकते हुए अंगारों के सामने बैठकर मैंने अगले 3 महीनों तक बहुत से तंत्र मंत्रों में महारत हासिल की और उस बुढ़िया की मालकिन को प्रसन्न किया। 3 महीने बीतने के बाद अब बारी थी अर्जित शक्तियों को आजमाने की। फिर बीते 3 महीने अपनों से कटे रहने के बाद जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने मुझे मरा ही मान लिया था, सिवाय धुनकी दीदी के। सिर्फ उन्हें ही लगता था कि मैं एक दिन ज़रूर लौटूंगी। घर मुझे सही सलामत देखकर मेरे परिवार वाले जहां बहुत खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर मैं अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए बेताब हो रही थी। मुझे बस मौके की तलाश थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो गांव में मातम पसरा हुआ था। दरअसल गांव की 9 औरतें मर गई थी। ये वही औरतें थी जिन पर मैंने अपनी शक्ति आजमाई थी। अपनी इस कामयाबी से जहां मैं बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी ओर मुझे अब एक अजीब सी भूख का एहसास होने लगा था। ये एक ऐसा एहसास था जिसमें मुझे हर वक्त लोगों को मारने की ही इच्छा होती, और जब मैं लोगों को अपने तंत्र मंत्र से मार देती तो ये इच्छा कम होने की जगह और भी तीव्र हो जाती। और इसी के चलते मैंने महज कुछ ही दिनों में अपने गांव के आधे से ज़्यादा लोगों को मार डाला। मुझे इसका एहसास तो था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, पर अब मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। या कहूँ कि मेरी शक्तियाँ बेकाबू हो गई थी, जिसके चलते मेरी चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी शक्तियों के चपेट में मेरा ही परिवार ना आ जाए। और जब मैं इस चिंता के निवारण हेतु उसी बुढ़िया से मिली तो उसने कहा कि इन शक्तियों को वश में करने का सिर्फ एक ही जरिया है। तुम्हें उस कुंवारी गोरी लड़की की चमड़ी मालकिन को भेंट देनी होगी, जिसे मालकिन चुनेगी। अभी मैं उस बुढ़िया की बात समझ पाती कि तभी उस बुढ़िया ने एक काला पत्थर मुझे देते हुए कहा, ये काला खुदरा पत्थर जिस लड़की के सामने ले जाते ही सफ़ेद पड़ जाए तो ये पत्थर उसी को दे देना। ये पत्थर उसे देते ही तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे वश में हो जाएंगी। उस बुढ़िया से वो काला पत्थर लेने के बाद मैं निकल पड़ी उस लड़की की तलाश में, जिसके सामने एक काला पत्थर सफ़ेद हो जाता। पर गांव-गांव भटकने के बाद भी उस रोज़ मुझे वो कुंवारी लड़की नहीं मिली और मैं थक हार कर घर लौट आई और सो गई। फिर जब मैं अगली सुबह उठी तो मुझे माँ की रोने की आवाज़ आई। फिर जब मैं माँ के पास पहुँची तो मैंने देखा कि पूरे घर में खून फैला हुआ है। अभी मैं दीवारों और छत पर लगे खून को ही देख रही थी कि तभी माँ ने कहा, ये देख तेरी दीदी को ये क्या हो गया है। माँ के इतना कहते ही जब मेरी नज़र चारपाई के दूसरी तरफ गई तो वो मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया। दरअसल चारपाई की दूसरी तरफ कोई लहूलुहान पड़ा हुआ था। फिर जब मैं चारपाई के करीब गई तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि धुनकी दीदी ही थी। उनका पूरा बदन छिला हुआ था, मतलब कि उनके पूरे बदन पर थोड़ी सी भी चमड़ी नहीं थी। फिर जब मेरी नज़र वहीं खून से सने उसी सफ़ेद पत्थर पर गई तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि धुनकी दीदी की इस हालत की मैं ही जिम्मेदार हूँ। जहाँ एक और मुझे धुनकी दीदी के खोने का दुख अंदर अंदर खाए जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मुझे उस बुढ़िया पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। और इसी गुस्से के चलते मैं तमतमाते उस बुढ़िया से मिलने उसके उस गुफा में पहुंची, जहां उस बुढ़िया ने मुझे देखते ही कहा, ये शक्तियाँ यूं ही नहीं मिल जाती। इन शक्तियों को अपना बनाने के लिए अपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है। धुनकी की कुर्बानी की वजह से आज तेरी शक्तियाँ तेरे वश में हैं, और जब तक धुनकी की आत्मा इस धरती पर भटकती रहेगी तब तक तेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। उस बुढ़िया के मुंह से ये सुनकर मेरा खून खौल उठा और उसी पल मैंने अपनी धुनकी दीदी का बदला उस बुढ़िया से लेने की ठान ली। पर मैं ये भी अच्छे से जानती थी कि वो मेरे बूते से बाहर की कोड़ी है, लिहाजा मैं उस वक्त सिर्फ खिसिया के रह गई और अपनी काली शक्तियों को और भी बढ़ाने में जुट गई। कुछ ही सालों में मैं उस बुढ़िया से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, और तो और मैंने उस बुढ़िया से अपना बदला भी ले लिया, पर धुनकी दीदी की आत्मा को मैं मुक्त नहीं करा पाई। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाने के बाद लाली दादी वहाँ से उठकर चली गई। अभी लाली दादी उठकर गई ही थी कि तभी मुझे ताली की आवाज़ सुनाई दी। उस ताली के सुनाई देते ही मेरे हाथ पर जम से गए और कुछ ही देर के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब आंखों के आगे से अंधेरा छटा
तो मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे पड़े थे। सामने कुएं के पास लाली दादी खड़ी थी और उनके बगल में और भी कई लोग बंधे पड़े थे जो लाली दादी से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। पर लाली दादी की आंखों से साफ झलक रहा था कि वो किसी पर भी रहम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं भी बाकियों की तरफ बंधा हुआ था, जिसका मतलब था कि आज मेरी भी आखिरी रात है। इसी बीच लाली दादी ने उनके बगल में बंधे लोगों को उस कुएं से लटक रही रस्सियों से बांधकर उस कुएं में फेंक दिया और खुद कुएं की मुंडेर पर बैठकर रोने लगी। अभी लाली दादी ने रोना शुरू ही किया था कि तभी कुएं के अंदर से कोई औरत चीखती हुई बोली, लाली तू कितनी भी बलि दे दे मालकिन को, पर तेरी धुनकी दीदी को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो इस दुनिया के अंत तक ऐसे ही तड़पती रहेगी, वो भी तेरी वजह से। अभी उस औरत ने इतना ही कहा था कि लाली दादी और भी जोर जोर से रोने लगी। फिर जैसे उनके आंखों से लाल आंसू बहने शुरू हुए तो वैसे ही कुएं में बहुत ही तेज हलचल शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर मैं जमीन पर पड़ा किसी तरह अपने हाथ पर खोलने की जुगाड़ में लगा हुआ था, क्योंकि यही सही मौका था मेरे पास यहाँ से भागने का। पर हालात मेरे विपरीत थे। ऐसे में मेरा यहाँ से निकल पाना नामुमकिन ही लग रहा था। पर मैंने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी थी। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ था अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करने में। मैं अभी हाथ की रस्सी को मुंह से खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर अपने कंधे की ओर देखा तो मैंने पाया कि दरोगा रुद्र किशोर, जिसे लाली दादी ने मूर्ति बनाकर रखा था, मेरे बगल में आकर मुझे चुप रहने का वो इशारा कर रहे थे। अभी मेरी नज़रें दरोगा रुद्र किशोर पर ही थी। इतने में ही उन्होंने मेरे हाथ पैरों की रस्सियां खोल दी और फिर अपनी जेब से एक लाल रंग का अजीब सा ताला मेरे हाथ में थमाते हुए मेरे कान में धीरे से बोले, जल्दी से इस घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर ये ताला लगा देना और गांव वालों से कहना कि चूल्हे की राख में नमक मिलाकर इस घर पर हर रोज़ फेंकते रहें। अगर ऐसा नहीं किया तो जल्द ही लाली दादी सबको इसी कुएं में दफन कर देगी। दोस्तों, दरोगा रुद्र किशोर के ये कहते ही मैं वो ताला लिए लाली दादी के घर से बाहर निकला, और घर से बाहर आते ही मैंने उस घर के दरवाजे पर वो अजीब सा लाल रंग का ताला लगा दिया और फिर सीधे अपने घर पहुंचा, जहां मेरे घर वाले मुझे देखकर चौंक गए। और जब मैंने उनसे उनके इस तरह चौंकने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि बाजार में लोग मुझे मार रहे हैं तो वो मेरे को बचाने के लिए बाजार की ओर भागे। पर जब वो बाजार पहुंचे तो मैं तो उन्हें नहीं मिला, पर मेरे वो खून के निशान मिले जो ये बता रहे थे कि मैं किस ओर गया हूँ। उन खून के निशान के पीछे चलते चलते जब वो लाली दादी के घर पहुंचे, जहां वो खून के निशान खत्म हो रहे थे, तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि एक बार फिर मैं लाली दादी के घर की दहलीज लांघ चुका हूँ। ऐसे में उन्हें लगा कि पिछली बार की तरह मैं फिर से लौट आऊँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, महीने, और जब 2 साल गुजर गए तो मेरे घर वालों की उम्मीद टूट गई और उन्होंने मान लिया कि अब मैं भी बाकियों की तरह कभी नहीं लौटूंगा। पर मेरी माँ को अभी भी लगता था कि मैं लौट आऊँगा, इसलिए वो हर रोज़ लाली दादी के घर के दरवाजे पर जाती और घंटों तक मेरा नाम लेकर आवाज़ लगाती। दोस्तों, ये सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सिर्फ शाम को ही मैं लाली दादी के घर पहुंचा था और कुछ घंटों के बाद ही मैं घर से बाहर आ गया। पर मेरे घर वालों की माने तो मैं 2 साल से अधिक लाली दादी के घर में रहा। इसी बीच जब मैंने खुद को दीवार पर टंग रहे आईने में देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। दरअसल जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैंने पाया कि मेरे ऊपर बहुत ही धूल जमी है। ये धूल की परत ठीक वैसी ही थी जैसे कि दरोगा रुद्र किशोर और दूसरे लोगों पर जमी थी जो लाली दादी की कैद में सालों से थे। खैर, इसके बाद जब मैंने अपने घर वालों को अपनी आप बीती बताई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर अगली सुबह होते ही मेरे पिताजी ने पंचायत बुलवाई और पूरे गांव वालों को दरोगा रुद्र किशोर की बात बताते हुए कहा कि आज से हर गांव वाला अपने चूल्हे की राख में नमक मिलाकर लाली दादी के घर पर छिड़केगा। पंचों की ये फैसला सुनाने के बाद गांव वालों ने चूल्हे की राख में नमक मिलाकर लाली दादी के घर पे छींटे मारने लगे, और जिसके बाद गुजरते दिनों के साथ लाली दादी का घर खंडर में बदल गया। दोस्तों, आज भी लाली दादी का वो घर, उजड़ा हुआ घर मौजूद है। लाली दादी का क्या हुआ? दरोगा रुद्र किशोर लाली दादी के घर में क्यों रुका और मैं ही क्यों अकेला जिंदा बचा? ये सवाल आज भी मुझे बेचैन करता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।